उजैर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे सर अमार साहब की इस बात से कि इवेंचुअली अमेरिका को ही इस पे बैक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां तो वापस आनी नहीं और इतनी डिपेंडेंस है जो उनकी बात से मुझे समझ आया अमेरिका की उन अशिया पे जो चीन से या और ममालिक से आती है कि और कोई तरीका नहीं है अमेरिका के पास या ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास। जी, किसी हद तक बैक ट्रैकिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिस तरह अमार ने एक्सक्लूजन्स का जिक्र किया। लेकिन असल मसला डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी का ये है कि आप जब किसी भी जंग में जाते हैं, चाहे वो तिजारती जंग हो चाहे वो असल किनेटिक जंग हो, तो आप अपने दोस्तों को अपने करीब रखते हैं कि वो आपके पीछे खड़े हों और फिर आप जाके मुकाबला करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये रहा है कि सबसे पहले उन्होंने जिन ममालिक को नाराज किया उनमें कनाडा और यूरोप सबसे आगे थे। तो जो सबसे करीबी दोस्त हैं उनको आपने खफा करके फिर आप गए चीन के पास। अब वो बैक ट्रैक करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जापान, यूरोप, कनाडा वगैरह से डील करेंगे और फिर मुत्तहिद होकर चीन के साथ नेगोशिएट करेंगे, जो कि चीन के साथ एक मसला है बाकी ममालिक का भी। लेकिन अब जो उन्होंने कर दिया है उससे चीन को मौका मिल चुका है कि वो वियतनाम में डील साइन करे, कैम्बोडिया जाए, बाकी ममालिक मलेशिया जाए और उनके साथ इंगेज करके कहे कि देखें हम तो रिलायबल एक्टर हैं, हम इस तरह की डिसीजन नहीं लेते जिससे आपकी मईशत तबाह हो जाए। और अमेरिका ने जो कोशिश की है वो आपकी मईशत भी तबाह करने की कोशिश की है ये टैरिफ्स लगा के। तो बड़ा मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नंबर एक। नंबर दो, बैक ट्रैक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगले 12 महीने के अंदर अमेरिका में एक और इलेक्शन साइकिल, मिड टर्म इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा और लोकल लेवल पर इनकी जो ये पॉलिसी है ये पॉपुलर नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या हाउसिंग इंडस्ट्री है उसके जो वर्कर्स हैं, जेन्युइनली हम जनरलाइज करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर हैं, लेकिन उन्होंने कनाडा की लकड़ी के ऊपर जो टैरिफ लगाया है इसकी वजह से कनाडा की लकड़ी महंगी हो गई है जो कि अमेरिका के घरों में इस्तेमाल होती है। यानी कि जो लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका काम करना दुश्वार हो चुका है इस वक्त। तो ये सारी चीजें जब सियासी तौर पे इनको पुशबैक अब आना शुरू हो गया है तो बिल्कुल रोल बैक करना पड़ेगा। लेकिन मसला सारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप रोल बैक करना समझते नहीं और चाहते नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नुकसान बहुत ज्यादा होगा और इस नुकसान की अदायगी अमेरिकी अवाम को आने वाले महीनों में देना पड़ेगी। अमार साहब, ये जो उजैर साहब ने बात की कि चीन को मौका मिल जाएगा टू कन्विंस कि वो ममालिक से बात करें और उन्हें ये कहें कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, सर आप भी ये देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ट्रेड पे क्या आएगा? बिकॉज ये बहुत से लोग बात करते हैं कि अमेरिका ने अपनी रिलायबिलिटी पे जो है मौका दे दिया है सबको सवाल उठाने का, लोग अब डर भी जाएंगे। पर सर इसको इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप कि इसका असर क्या होगा तिजारत पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, सब चीज़ों पर? देखिए, इसमें होता ही है ना, अमेरिका कहते थे हमेशा ग्लोबल पुलिसमैन, वर्ल्ड पुलिसमैन था कि पूरे दुनिया में जो है कहीं पे भी कुछ मसला होता है तो एक उसके अगले 60 मिनट में जो है अमेरिका का कोई ना कोई जहाज पहुंच जाता है, क्योंकि सारा जगह एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। तो एक जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी थी वो आती थी। जब स्टेबिलिटी वो उड़ जाती है, व्हेन यू थिंक कि ये जो पार्टनर है यू कैन नॉट ट्रस्ट देंगे, स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर अब दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं। इस तरह यू विल सी मोर, जैसे कहते हैं रीजनल ब्लॉक्स जैसे कहते हैं, वो इमर्ज होना शुरू होंगे। साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में जो है रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो काफ़ी इमर्ज हो रहे हैं। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन जो है दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे रीजन्स के साथ जो है यू विल सी अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन हैपनिंग देयर एज वेल। तो वो स्टेबिलिटी वाला जो आंसर है वो तो डेफिनेटली एक चीज़ है। एंड देन यू विल सी मोर ट्रेड हैपनिंग इन अदर एरिया। आई थिंक इसमें अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई भी कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बेहतरी होगी और ट्रेड डाइवर्सिफाई होगी इस तरह। और सर आप उजैर साहब, आपसे पहले पूछती हुई ये सवाल, देन आई विल टेक इट आल्सो टू अमार साहब, कि पाकिस्तान के ऊपर इसका आप असर क्या देख रहे हैं? यहाँ बहुत आजकल गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है कि फौरन पाकिस्तान को डेलीगेशन भेजना चाहिए, शायद तैयारी भी हो रही है अमेरिका से बात करने की। आप अमेरिका से पाकिस्तान क्या खरीद सकता है, कोई सोयाबीन का जिक्र कर रहा है, कोई तेल की बात कर रहा है। Do you think all of this will be possible? I mean, this is, not really something perhaps which is connected to the larger world trade, but obviously हमारे लिए ये बहुत अहम इशू है।
देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि तिजारत में पाकिस्तान दुनिया से इतना इंटीग्रेट नहीं कर पाया जितने दूसरे ममालिक ने किया। एक तरह से ये स्ट्रेंथ भी है कि आप इतने वल्नरेबल नहीं हैं, लेकिन अमेरिका एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए। तो अगर कोई तरह से आप बैलेंस ला सकते हैं अमेरिकी सोयाबीन खरीद के या गैस या ऑयल खरीद के, तो वो करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे भी डायलॉग चल रहा है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे नज़दीक, जैसे हमारे रीजनल ब्लॉक्स की बात की, पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो इश्यूज पाकिस्तान की मईशत को दरकार हैं, जो पुरानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, हाई टैरिफ्स जो लगाए हुए हैं पाकिस्तान ने, जो कि एक टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स हैं, उन्हें रिकंसिडर किया जाए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग ट्रेड वॉर, और रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो देखा जाए। चीन से सप्लाई चेन देखें अब बड़ी तेजी से डाइवर्सिफाई होगी बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो हमारे ने बात की। इसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर पाकिस्तान रिफॉर्म्स करता है, अपनी ट्रेड पॉलिसी पे एक गहरी नजर देखता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिकंसिडर करता है, तो काफी फायदा हो सकता है पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों के अंदर। अमार साहब, द सेम क्वेश्चन टू यू सर, कि अब पाकिस्तान के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे उजैर साहब ने कहा, पर कितना आसान होगा टू नेगोशिएट विद द अमेरिकन्स? आई थिंक पाकिस्तान की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हमारा बेस इतना लो है, हमारी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं या ट्रेड का जो वॉलेट है वो इतना कम है कि ऊपर ही जाने की गुंजाइश है, नीचे तो बहुत ही कोशिश करेंगे तभी जाके और नीचे जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, और जैसा कि उजैन ने बोला कि और हमारा जो रिलेटिव टैरिफ भी अगर आप देखें जो दूसरे ममालिक के मुकाबले में है वो कम है, तो अपॉर्चुनिटी है मार्केट एक्सपेंड करने की। अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है उनके अमेरिका के साथ डेफिसिट अपना कम करें और उसको कोशिश करें कि जितना हम एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे वियतनाम हो गया, कैम्बोडिया हो गया, ये बहुत सारे ऐसे ममालिक ऐसे हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके रिलेटिव टैरिफ पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के लिए। मैंने जैसे बोला एक बहुत छोटा साइज है पाकिस्तान के अंदर, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग, जिसकी वजह से बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। उजैर साहब, जैसे आपने और अमार साहब दोनों ने कहा कि इस पे शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को बैक ट्रैक करना पड़े। सर, इस इशू पे तो बैक ट्रैक करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली अमेरिका का जैसे वही ग्लोबल रोल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी बहुत लोगों का ख्याल है कि दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, कि अमेरिका चाहे वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, इनमें अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या वो कम करेगा, पुल बैक करेगा, सारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम अफेक्ट होगा। क्या आप भी एक्सपेक्ट करें? ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल है। इनफैक्ट अगले हफ्ते वर्ल्ड बैंक IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स हैं वॉशिंगटन के अंदर, तो यही गुफ्तगू होगी साइड कॉरिडोर्स में कि उनका नंबर कब आएगा। तो एक एक्सपेक्टेशन तो जरूर है। और ये जो ट्रंप इंतजामिया है, इनका सबसे बड़ी जो कंफ्यूजिंग पॉलिसी जो है वो यही है कि वो कहते हैं कि अमेरिका ने जो खुद निज़ाम बनाया दूसरी जंग अजीम के बाद, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो नुकसानदेह रहा अमेरिका के लिए। जो कि ज्यादातर लोग जो इन चीजों को समझते हैं वो कहते हैं अमेरिका का जो सिस्टम अमेरिका ने खुद बनाया था वो अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद रहा है पिछले 50 साल में। लेकिन क्योंकि ट्रंप इंतजामिया और उनके इर्द गिर्द के लोग समझते हैं कि देव बिन रिप्ड ऑफ, उनको लूटा गया है सिस्टम के एवज, तो वो बेंट हैं कि सिस्टम को जो है वो तोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि उनकी नज़रें वर्ल्ड बैंक IMF पे ज़रूर जाएंगी आने वाले हफ्तों के अंदर, और शुरुआत जो उसकी होगी वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ही होगी, क्योंकि वो एक इशू है जहां रिपब्लिकन बेस भी कहती है कि ये क्लाइमेट चेंज का इशू जो है ये एक होक्स है और इसके एवज अमेरिका की ऑयल और गैस इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको एक एक्सक्यूज बना के वर्ल्ड बैंक IMF पे भी नज़रें रखेंगे वो। अमार साहब, हाउ डज दिस अफेक्ट पाकिस्तान? बिकॉज ऑब्वियसली जहां आप लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स पे तो हमारी बेस बहुत नैरो है, मगर सर हमारी जो IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर शायद डिपेंडेंस है वो तो बहुत ज़्यादा है, हम पर फर्क पड़ेगा? नहीं, बेसिकली डिपेंडेंस ज़्यादा है, उसके कुछ वजूहात है ना। डिपेंडेंस ज़्यादा है कि हमारा जो फिस्कल जो हम तरीक़ाकार है जिसकी तरह मुल्क को चलाते हैं या जो अखराजात करते हैं उसको कंट्रोल नहीं करते, इसीलिए डिपेंडेंस ज़्यादा है। वो चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी या उस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो अगर हम थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे, मैक्रो जो तरीक़ेकार है, मैक्रो जो नंबर है बेहतर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। और जैसे कि ज़ैन ने पहले बात करी कि बहुत ज़रूरी है, इतना आसान तो नहीं है ना पाकिस्तान के लिए डिपेंडेंस खत्म करना या बेहतर करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बाएं हाथ का खेल है।
नहीं, दुनिया में 190 ममालिक हैं, 190 में से तकरीबन 160 कर चुके हैं ये वाला काम, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नई चीज करने जा रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 मुल्क हैं जो कि IMF के साथ कंसिस्टेंटली पिछले 30-50 साल से जो है प्रोग्राम में हैं, बाकी नहीं होते, बीच में जाते हैं फिर वो बेहतर कर लेते हैं। तो आई थिंक ये हमारा अपना पर्सनल इंटरनल इशू है बजाय इसके कि दुनिया का इशू हो। और बहुत सारे ममालिक जो है अपने हालात बेहतर करके कई आगे निकल चुके हैं, मगर ये हमें अपने ऊपर है कि हम ये कुछ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते।